प्रिय देशवासियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे सच के साथ खड़ा हूं जो दिल को झकझोर देता है। पिछले दिनों देश में हुई तमाम घटनाएं, जो शायद आपने भी सुनी हो, हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि वाकई आज देश समानता की राह पर अग्रसर है। क्या आज वाकई हम विश्वगुरु बनने की राह पर हैं? क्या वाकई देश तरक्की कर रहा है? क्या वाकई हम लोग एक संविधान सम्मत, समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य में रह रहे हैं? इन तमाम घटनाओं में पहला आईपीएस पूरन कुमार के साथ हुआ कथित जातीय अपमान, जहां एक उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को भी जाति के आधार पर तिरस्कार झेलना पड़ा। जी हां दोस्तों, आईपीएस पूरन कुमार जो एक उच्च पद पर बैठे हुए पुलिस के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको अपने साथ हुई जातीय प्रताड़ना के कारण खुद को गोली मारनी पड़ी। और साथ ही आईपीएस पूरन कुमार की जो वाइफ है, वो एक आईएएस अधिकारी हैं और अपने पति के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो आप सोचिए, जब एक आईपीएस अधिकारी और एक आईएएस अधिकारी को अपने साथ हुए अत्याचार के लिए न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, तो इस देश में आम आदमी का क्या ही आलम होगा। यह भारत की न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दूसरा, देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के मंच पर हुए जूता फेंकने की घटना, जो कानून, न्याय और संविधान की आत्मा पर चोट है। तीसरी जो घटना है वो बरेली की है। बरेली में एक व्यक्ति को, एक युवक को केवल इस वजह से मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो निम्न जाति से है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के रोहडू में एक 12 वर्षीय बालक को केवल उसकी जाति की वजह से सुसाइड करना पड़ता है। वह बालक एक दुकान में गया और वहां पे जाकर जब उसे वहां पे कोई नहीं मिला तो उसने दुकानदार को बुलाना चाहा, और इस बीच एक महिला आती है और बच्चे को ओबरे में, तथाकथित जो पशुओं के लिए कमरा होता है, वहां पर बंद कर देती है और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, जिसके चलते बालक कीटनाशक दवाई खा करके खुद को मौत के हवाले कर देता है। ये तमाम घटनाएं जातिगत भेदभाव के चलते हुई हैं। और हाल ही में एक और घटना सामने आई है, जहां पर एक इंजीनियर जो करीबन 26 से 27 साल का रहा होगा, उसने भी सुसाइड कर लिया है। और उसने आरोप लगाया है कि वह जो बालक या इंजीनियर था, वह आरएसएस की शाखाओं में जाता था और उसके साथ बचपन से ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार समलैंगिक बलात्कार किया जा रहा था, जिससे मानसिक प्रताड़ित होकर इंजीनियर ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। और यही नहीं, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पिछले कुछ दशकों से लगातार ही इस प्रकार के आरोप सामने आ रहे हैं, जिसमें समलैंगिकता और बलात्कार जैसे कृत्य शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आरएसएस की शताब्दी वर्ष पर एक सिक्का जारी कर रहे हैं, जो न केवल भारत के संप्रभुत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, बल्कि एक गैर पंजीकृत संगठन को भारत में स्वीकार्यता देना, मान्यता देना भी। एक और किसी भी एनजीओ के लिए एनजीओ एक्ट या सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, वहीं आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के 100 सालों से लगातार देश भर में तमाम गतिविधियां कर रहा है, जिसके न केवल गतिविधियों का ब्यौरा है, बल्कि इसकी आय व्यय का भी कोई ब्यौरा सरकार के सामने स्पष्ट नहीं है। हमारा संविधान हमें तमाम मूल अधिकार देता है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, संस्कृति और धर्म के आचरण और अन्य तमाम अधिकार हमें देता है। अन्याय चाहे सड़कों पे हो, अदालत में हो, हमें कभी भी मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए। यदि हम चुप रहें तो यह अन्याय लगातार बढ़ेगा, और यदि हम इसका डटकर सामना करें तो यह जरूर खत्म होगा। यह संभव है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे आसपास जहां भी
जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव या इस प्रकार के तमाम कुकृत्य होते हैं तो इनके खिलाफ डटकर खड़े हो। दूसरा, आप चाहें तो सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, आप चाहें तो अन्य किसी माध्यम से इन प्रकार के कुकृत्यों को गलत साबित कर सकते हैं, इनका विरोध कर सकते हैं और साथ ही स्थानीय प्रशासन को इन चीज़ों से अवगत करा सकते हैं। आइए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसकी पहचान विविधता के साथ समानता हो, जहां एक समतामूलक समाज स्थापित हो। भारत की पहचान इसकी विविधता ही है और विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी पहचान और शक्ति है। तो देश की एकता, अखंडता और देश में शांति को बहाल करने के लिए इन तमाम कुकृत्यों का डटकर विरोध किया जाना चाहिए। ऐसी मेरी आप सभी देशवासियों से अपील है। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।